हेलो स्टूडेंट्स, डेट 24 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही किशनगंगा और रतले परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन से ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी लद्दाख। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, जम्मू कश्मीर। किशनगंगा और रतले परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित परियोजनाएं हैं। किशनगंगा परियोजना झेलम नदी पर स्थित योजना है व रतले परियोजना चेनाब नदी पर बनी योजना है। ये दोनों ही योजनाएं जम्मू कश्मीर में स्थित है। किशनगंगा और रतले परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। किशनगंगा परियोजना द्वारा भारत लगभग 330 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, वहीं रतले परियोजना द्वारा 850 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत द्वारा किए जा रहे इस बिजली उत्पादन से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और वह इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान ने स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में अर्जी लगाई। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने भारत की ओर रुख करते हुए यह कहा कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई संधि विश्व बैंक ने कराई थी और यह अब इनके बीच का जो भी मैटर है वह भी विश्व बैंक ही सुलझाएगी। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने भारत के पक्ष में मंजूरी दिखाई। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन से ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप करने वाले देश यानी कि पहला स्थान अमेरिका को है, दूसरा स्थान रूस को मिला, तीसरा स्थान चीन को मिला व चौथा स्थान हमारे देश भारत को मिला। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कुल 145 देश शामिल हैं, वहीं इस इंडेक्स में सबसे लास्ट आने वाला देश यानी कि जिसकी 145वीं रैंक है वह भूटान देश है। असल में भूटान देश के पास कोई सेना ही नहीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में शामिल होने का आधार है कि किसी देश की सेना कितनी ज़्यादा मजबूत है और इसी के हिसाब से अमेरिका की सेना पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसके बाद रूस की सेना, उसके बाद चाइना और चौथे स्थान पर हमारे देश भारत की सेना पूरे विश्व में चौथे स्थान पर सबसे ज़्यादा मजबूत सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? ऑप्शन से ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी SBI या डी उपयुक्त सभी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। यानी कि ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 विश्व बैंकों में HDFC बैंक, ICICI बैंक व SBI इन तीनों ही बैंकों को शामिल किया गया है। यानी ये तीन बैंकें टॉप 25 वैश्विक बैंकों में शामिल होने वाली तीन भारतीय बैंक हैं। कुछ टाइम पहले HDFC बैंक, ICICI बैंक व SBI को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा गया था। ग्लोबल डेटा के शीर्ष 25
वैश्विक बैंकों की सूची में 3 भारतीय बैंक शामिल हैं। पहला, भारत की ओर से प्रथम स्थान पर HDFC है, दूसरे स्थान पर ICICI बैंक है व तीसरे स्थान पर SBI बैंक है। यह तीनों बैंकें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर भारत की ओर से हैं व टॉप 25 वैश्विक बैंकों में HDFC की ग्लोबल डाटा की रैंकिंग है 13वां स्थान है व ICICI बैंक की रैंकिंग 19वीं है और 24वें स्थान पर SBI बैंक है। कुछ टाइम पहले ही इन तीनों बैंकों को भारत की रीढ़ की हड्डी भी कहा गया था, यानी कि यदि इन तीनों ही बैंकों में से किसी में भी कोई भी डाउनफॉल देखा जाता है तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी डाउनफॉल देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन हैं A DRDO, B इसरो, C इनकोइस या D इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा ऑप्शन नंबर C सही है, इनकोइस। इनकोइस एक ऐसी संस्था है जो कि कोई भी आपदा या सुनामी आने से पहले ही चेतावनी देती है और इनकोइस संस्था की इसी खासियत की वजह से 2025 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए इनकोइस को इसलिए चुना गया है क्योंकि हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया था और पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। इनकोइस, जिसे हम इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेशन सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इनकोइस संस्था को हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। इनकोइस को यह पुरस्कार पराक्रम दिवस के दिन दिया गया। इस पुरस्कार के तहत यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है, यदि एक संस्था को प्रदान किया जाता है तो एक संस्था को लगभग 51 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और यदि यही पुरस्कार यानी कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसी एक व्यक्ति को व्यक्तित्व तौर पर प्रदान किया जाता है तो यह राशि 5 लाख की दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत 2019 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में फाइड शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? ऑप्शन हैं A कतर, B जॉर्जिया, C सिंगापुर या D भारत। इसका हमारा ऑप्शन नंबर D सही है, भारत। यानी कि भारत 2025 में होने वाले फाइड शतरंज विश्व कप का मेजबानी करेगा। 2025 में होने वाला फाइड शतरंज विश्व कप भारत में लगभग नवंबर या अक्टूबर के माह में इस विश्व शतरंज कप का आयोजन किया जाएगा। 2025 में होने वाले फाइड शतरंज विश्व कप का मेजबान देश हमारा भारत होगा। भारत फाइड शतरंज विश्व कप की दूसरी बार मेजबानी करेगा। यानी कि 2025 में होने वाले फाइड शतरंज विश्व कप से पहले भी भारत सन 2002 में जो है फाइड शतरंज विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। 2002 में भारत ने यह विश्व कप हैदराबाद में आयोजित करवाया था। 2002 में जीतने वाले विश्व विजेता विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद पहले व एकमात्र भारतीय हैं जो कि 5 बार विश्व विजेता रह चुके हैं। हाल ही में 45वें शतरंज ओलंपियाड जो कि हंगरी में आयोजित हुआ था, यहाँ पर मेल व फीमेल दोनों ही वर्गों में भारत गोल्ड मेडल जीतकर लाया।
फाइड शतरंज विश्व कप के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन जो है वह डी गुकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से ए 23 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 25 जनवरी या डी 26 जनवरी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 25 जनवरी। 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना के बाद जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए थे वह सुकुमार सेन थे। वर्तमान में चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। चुनाव आयोग की पहली महिला जो चुनाव आयोग की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं वह रमा देवी हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत सन 2011 में हुई। 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का 15वां क्रम है। 2025 और 2024 की सेम ही थीम थी, यानी कि इस बार भी वही थीम है तो जो थीम 2024 में थी, यानी कि मतदान से बढ़कर कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन से ए अहमदाबाद, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु या डी मुंबई। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंबई। मुंबई में हाल ही में हमारे देश का पहला इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ। CSIR अभी हमने पढ़ा था, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनोवेशन कॉम्प्लेक्स भारत का पहला इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है जो कि मुंबई में स्थापित हुआ। इनोवेशन कॉम्प्लेक्स CSIR द्वारा उद्घाटित हुआ। इनोवेशन कॉम्प्लेक्स को बनाने का उद्देश्य किसी भी स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, इंक्यूबेटर की स्थापना करना है। इनोवेशन कॉम्प्लेक्स के द्वारा जितने भी नवाचार स्टार्टअप है उनको सहयोग दिया जाएगा। इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन साइंस टेक मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने किया। इनोवेशन कॉम्प्लेक्स के हेड खुद प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एयरो टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन से ए मुंबई, बी पुणे, सी बेंगलुरु या डी नई दिल्ली। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंगलुरु। बेंगलुरु में सरला एविएशन का मुख्यालय स्थित है। सरला एविएशन वही एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसने शून्य को लॉन्च किया है। शून्य एक भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है, यानी कि एक मॉडल है, अभी इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है शून्य को। शून्य को हाल ही में सरला एविएशन ने एरोस्पेस स्टार्टअप के जरिए लॉन्च किया है। शून्य भारत की पहली एयर टैक्सी प्रोटोटाइप है। सरला एविएशन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। शून्य टैक्सी की रेंज लगभग 20 से 30 किलोमीटर की है। शून्य एक टैक्सी की तरह कार्य करेगा। शून्य एक एरोस्पेस में काम करने वाली टैक्सी है। शून्य लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकती है, यानी कि इसकी रेंज 20 से 30 किलोमीटर की है। शून्य 680 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती है और इसमें एक समय पर 6 यात्री यात्रा कर सकते हैं।
शून्य, चूंकि शून्य एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जिससे इससे प्रदूषण भी बहुत कम होगा, शून्य प्रदूषण उत्पन्न होगा और शून्य प्रदूषण उत्पन्न होने की वजह से ही इस प्रोटोटाइप का नाम शून्य पड़ा। शून्य एयर में दौड़ने वाली टैक्सी है जिससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम होगा, जिससे समय और पैसे दोनों की ही बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी असम या डी नागालैंड। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, मिजोरम। मिजोरम उत्तर पूर्वी भारत का पहला राज्य बना है जिसने संपत्ति कार्ड को वितरित किया है। संपत्ति कार्ड स्वामित्व योजना के तहत वितरित किए गए हैं। स्वामित्व योजना वही योजना है जिसमें यह कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि जिनकी जमीन तो उन्हीं लोगों की है परंतु उस पर रहता कोई और है। इसलिए जो उस भूमि का स्वामी है उसके अधिकार को बढ़ाने के लिए संपत्ति कार्ड को वितरित किया गया है और मिजोरम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना। स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड को वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य मिजोरम बन चुका है। मिजोरम ने स्वामित्व योजना के तहत अपने राज्य में संपत्ति कार्ड को वितरित किया। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पांग साउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? ऑप्शन हैं ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम या डी त्रिपुरा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, अरुणाचल प्रदेश। पांग साउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला महोत्सव है। पांग साउ दर्रा म्यांमार में स्थित पांग साउ एक स्थान है, उसके नाम पर इस दर्रे का नाम पांग साउ दर्रा पड़ा। वह स्थान म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। पांग साउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ। भारत म्यांमार के बीच स्थित पटकई पहाड़ी में पांग साउ दर्रा स्थित है, यानी कि पांग साउ दर्रा भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित पटकई पहाड़ी में स्थित है। पांग साउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग शहर में आता है। पांग साउ दर्रा वही स्थान है जहां पर जापानी सेना और मित्र देश यानी कि जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका आदि, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान और मित्र देश के बीच संघर्ष हो रहा था, तो जब जापान की सेना एशिया महाद्वीप में बढ़ रही थी और जब जापानी सेना भारत के बॉर्डर पर आई, तब जापानी सेना और मित्र देश का जो संघर्ष हुआ था वह इसी दर्रे पर हुआ था, यानी कि पांग साउ दर्रे पर हुआ था। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पांग साउ दर्रे राष्ट्रीय महोत्सव का शुभारंभ किया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।